The Pitari schooling system admission open. Full day schooling system 8 a.m. to 4 p.m. For more details, visit our website www.thepitarians.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो चैप्टर है वो है स्टैटिक्स के मुतालिक, और अगर पुरानी मैथमेटिक्स की बुक के हिसाब से देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और 2003 के अंदर जो अभी 2002-2003 सेशन के अंदर जो हमारे पास बुक आई है उसमें इस चैप्टर का नाम चेंज करके बेसिक स्टैटिस्टिक्स के नाम से रख दिया है। पहले यही सारी चीज़ें मौजूद थी, चैप्टर का नाम चेंज था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और वही इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला चैप्टर है। ऑलमोस्ट टॉपिक्स वही हैं, कुछ उन्होंने उसमें अमिटमेंट कर दी है और उसमें इंटर लेवल की चीज़ें भी शामिल कर दी हैं। पहले शामिल नहीं थी, अब इंटर लेवल की भी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही है जो हम लास्ट ईयर तक पढ़ते हुए आ रहे थे। जो लास्ट ईयर हम पढ़ते हुए आ रहे थे हमने उसी तरीके से पढ़ना है। जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के टॉपिक्स से ऑलमोस्ट टॉपिक्स भी वही हैं। मैंने अभी एक बात बताई कि कुछ चीज़ें उसमें चेंज कर दी गई हैं, और अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इसमें इन्होंने चेंज कर दिए। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास जो है वो चैप्टर का नाम जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपके पास, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, और शुरू में जो वर्ड लिखा हुआ है वो बेसिक का लिखा हुआ है। बेसिक का मतलब होता है उसकी बुनियाद, मतलब आपको फाउंडेशन सिखाई जा रही है कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके पास है क्या। तो जब नाम में ही बेसिक्स लिखा हुआ है तो बुक के अंदर लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो या बुक में डायरेक्ट चीज़ें लिखी हुई होंगी, आपको इसका स्टार्ट बेसिक से ही करना है। क्योंकि ये चैप्टर हमारे पास छोटी क्लासेस के अंदर मैथ्स के अंदर होता है, लेकिन ऑलमोस्ट स्कूल्स के अंदर ये चैप्टर छुड़वा दिया जाता है। जो डाटा मैनेज करने का चैप्टर होता है तकरीबन हर स्कूल के अंदर आपके पास ग्राफ्स की फॉर्म में आ रहा होता है, वो ज्योमेट्री वाले सेगमेंट में आ रहा होता है, मनी की फॉर्म में आ रहा होता है, टाइम की फॉर्म में आ रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपके पास छुड़वा दी जाती हैं। तो इस वजह से जब बच्चा मैट्रिक के अंदर आता है, इंटर में आता है, तो उसके लिए ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ही अजीब सी चीज़ होती है कि जैसे हमने इससे पहले कभी इसको पढ़ा ही नहीं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल रूटीन की हैं। ये बेसिकली हमें बिजनेसमैन बनाने की तरफ एक नया कदम है कि अगर हम कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्वाइन करते हैं या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं और हम अपने डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, तो हम डिसीजंस ले लें और नुकसान कर लें, ठीक है। तो उससे बेहतर ये होता है कि हम पहले स्टडी कर लें, पहले अपना पेपर वर्क कर लें, पेपर जो हमें कहता है उसको सामने रखने के बाद फिर मशवरे कर लें, फिजिबिलिटीज़ बना लें, और देन फिर जो है वो डिसाइड करें कि हमने करना क्या है। एक कामयाब कारोबार के पीछे ये सारी स्टैटिस्टिक्स चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप जो है वो कारोबार में नुकसान चाहते हो तो बग़ैर पढ़े, बग़ैर डिसीजन लिए, बग़ैर सोचे समझे जो है आप जो है इसको कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो चाहते हैं कि भाई मैं नुकसान ना करूं, मुझे कोई कारोबार में परेशानी ना हो, तकलीफ़ ना हो, और मेरा बिज़नेस, मेरा कारोबार ग्रेजुअली जो है वो ग्रो कर रहा हो, तो ये सारी बिज़नेस टेक्निक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और बिज़नेस टेक्निक्स जो है वो आपके पास अप्लाई कब होती हैं, जब आपके पास मालूमात होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ होता है। अगर आपके पास डाटा कलेक्शन नहीं हुई भी, आपने अपने उस डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं लिखा, तो आपको समझना ही जो है ना मुश्किल हो जाएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि हम अगर कोई कारोबार खोलने की कोशिश करें किसी भी एरिया के अंदर, तो सोचे समझे बगैर कारोबार नहीं खोलते। हम सोचते हैं कि हम जो कारोबार करने के लिए जा रहे हैं, आया सबसे पहली बात है कि हम में वो, अगर हम खुद से इटसेल्फ वो काम कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आया हमारा ये कारोबार जो है, हमारा ये जो कारोबार है ये प्रॉपर तरीके से जो है वो चलेगा।
अच्छा, अब ये जो कारोबार है अगर स्मॉल लेवल के ऊपर है तो मतलब ये है कि हो सकता है मैं खुद इटसेल्फ उसको रन कर रहा हूँ, और अगर उसको बड़े पैमाने पे लेके जाना है, लाइक उसको किसी फैक्ट्री में कन्वर्ट करना है, कोई आपने बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें मालूमात जो है वो ज़रूरी होती हैं। तो इन सवालों का या इन चैप्टर्स का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आपने सवाल कर लिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर ली। सवाल तो बहुत ही आसान है, इनको करने का तरीका भी बहुत आसान है, लेकिन जिस मकसद के लिए आपको ये चैप्टर दिया हुआ है वो मकसद आपको पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो हमें जो है वो इसका पता कैसे चलेगा कि ये जो है हमें कहाँ फ़ायदा देता है, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकली जो है वो एज्यूम कर लेना चाहिए कि हम कोई कारोबार करने जा रहे हैं और उस कारोबार के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या मसाइल जो है वो दरपेश होने वाले हैं, और आया हमें अपना जो लॉस जो फैक्टर है उसको ख़त्म करना है या लॉस फैक्टर हमारा जो है बढ़ता हुआ जो है वो सिस्टम में नज़र आ रहा हो। कोई बंदा नहीं चाहता कि उसे कारोबार में नुकसान हो, और नुकसान करने के का किसी में हौसला भी नहीं होता। तो हर बंदा प्रॉफिट की वजह से कारोबार करता है, और कारोबार करने का मकसद यही होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो ग्रो कर रहा हो और उसके अंदर खामियां कम से कम हो। तो हमें मैथमेटिक्स की फैसिलिटी देती है कि जब तुम कोई काम करने के लिए बैठो तो बजाय इसके कि अपनी जेब से पैसा ज़ाया कर दो, पहले उसकी फिजिबिलिटीज़ बनाओ, उसके मुतालिक सोचो समझो और उसके बाद डिसीजन लो। तो इसी से रिलेटेड आपके पास कुछ मालूमात यहाँ पर जो है वो फ़राहम की गई हैं सारी चीज़ें। तो जब आप बिज़नेस वाले सेगमेंट में जाओगे, लाइक कॉमर्स फील्ड में चले जाते हो या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को डिटेल से देखोगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ जर्नल सी बातें आपको बता दी कि ये जो है वो आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पहला कदम रखने के लिए बताया जा रहा है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे तो हम नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीक़ेकार क्या है कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से देखना पड़ेगा। अब हम इसकी जो है वो नॉर्मल चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पुराने हिसाब से अगर चैप्टर को देखा जाए तो उस चैप्टर का नाम था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और नई बुक के हिसाब से इसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दो एक अलग अलग चीज़ें हैं, इनको ज़रा समझ लेते हैं पहले कि ये जो चैप्टर्स के नाम रखे गए थे वो किस तरह से गए थे, और फिर प्रैक्टिकली थोड़ी सी एग्जांपल्स भी जो है वो देख लेंगे। जब हम जो है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के हिसाब से इसको जो है वो देख रहे होंगे तो हमें कुछ और जो है वो अलग सी मालूमात मिलेगी जो हमें इस टॉपिक के अंदर हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए मैं उस पुरानी बुक का नाम इसीलिए ले रहा था क्योंकि उसमें जो एक ख़ास किस्म की बात थी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग, वो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक चीज़ आती है जिसको समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो बात हमारे लिए ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे पास जो है वो डाटा क्या होता है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे को जो है वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, डाटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब डाटा का मतलब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी बंदे को बोला कि जो है वो शहर में जाओ और जिस जिस जगह पे ब्रोस मिलते हैं वहाँ से सबकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करके ले आओ, सबकी वैल्यूज़ को क्या करो, कैलकुलेट करके ले आओ। तो वो बंदा जो है वो गया और इस तरीके से जो है वो वैल्यूज़ जो है वो अगर कैलकुलेट करके ले आता है कि एक जगह पे उसको बर्गर मिला 250 का, एक जगह पे उसको बर्गर मिला 300 का, किसी जगह से उसको बर्गर जो है वो अलग प्राइस का मिला, लाइक जो है वो एक जगह से उसको बर्गर 250 का मिला, 300 का मिला, फिर एक जगह पे गया 350 का मिला, एक जगह पे 200 का मिला, एक जगह पे 350 का मिला, एक जगह पे उसको 150 का मिला, एक जगह पे 100 का मिला, फिर 150 का मिला, 250 का मिला, फिर उसको मिला 350 का। इसी तरीके से पूरा कराची घूमता गया, हर शॉप से उसने इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो यहाँ पर राइट कर दी। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने ली और कलेक्ट करके आपकी टेबल पे ला के रख दी कि सर ये मैं गया था और पूरे कराची के अंदर बर्गर के जो ब्रोस के रेट थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए।
अब मेरे पास ये जो डाटा पड़ा हुआ है इस टाइम पे बिल्कुल अजीब सी फॉर्म में पड़ा हुआ है। ये तो अगर इसको जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो शायद ये 100 के करीब जो है वो दुकानों पे गया होगा। और अगर मैं ये कहता कि पूरे सिंध में चले जाओ, पूरे पाकिस्तान में चले जाओ, तो शायद मेरे ख्याल में 10,000 के करीब तो इन्फॉर्मेशन होती। मैं एक्चुअली एक शॉप खोलना चाह रहा था ब्रोस की, तो मैंने पहले ये कहा कि मैं ज़रा एरिया में चेक तो कर लूँ कि ब्रोस का क्या रेट है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट में ब्रोस का जो रेट हो वो 300 रुपये हो और मैं जो है वो उसको 600 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कोई मेरा ब्रोस तो खरीदेगा नहीं क्योंकि मैं महंगा दे रहा हूँ। और अगर मैं 50 रुपये में ब्रोस बेचना शुरू हो जाऊँगा तो हर बंदे के दिमाग में आएगा कि हो सकता है मरी हुई मुर्गी का ब्रोस बेच रहा है इसीलिए सस्ता बेच रहा है। तो हम फिर क्या कर रहे होते हैं कि जो भी डिसीजन ले रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से ले रहे होते हैं कि मार्केट जिस हिसाब से चल रही होती है उसी हिसाब से हम भी वर्क कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमने एक ब्रोस के लिए बंदे को भेजा कि कराची में जाओ और ब्रोस शॉप वालों से उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तो उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर लिख दी। अब ये इसको पढ़ना मेरे लिए आसान है, मुश्किल है, मेरे लिए इसमें कोई फ़ायदा है या नहीं है, ये सब मेरे लिए गार्बेज है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं इसको पढूं। एक्चुअल जो है ये बेसिकली उसने सिर्फ डाटा को कलेक्ट कर लिया, इसको मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं लेकर आया। ठीक है, अगर यही डाटा एक मीनिंगफुल फॉर्म में लिख दिया जाए तो डाटा अगर मीनिंगफुल फॉर्म में हो तो उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जो मीनिंगफुल फॉर्म में डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। तो हमारे लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, एक डाटा की फॉर्म में बस पड़ा हुआ है, गार्बेज है मेरे लिए। तो असल कमाल है कि हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखें। जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो हमारे लिए काम हो जाएगा आसान। अच्छा, हम क्योंकि एक स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं, हमें कारोबार से कोई आइडिया नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो अपनी एग्जाम्पल्स का आगाज़ करें वो एक स्कूल लेवल पे ही करें ताकि हमारे लिए जो है वो काम को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हम इसी डाटा की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्जाम्पल जो है वो स्कूल लेवल के हिसाब से इस टाइम पे। मेरे पास जो है, मैं एक प्रिंसिपल हूँ स्कूल का। मैंने पूरे स्कूल के अंदर जो 500 बच्चे थे, मैथ्स के टीचर को बुलाया और उसको बोला कि मैथमेटिक्स की मुझे जो है वो रिपोर्ट एक जमा कराओ, मुझे ये चेक करना है कि मेरे स्कूल में बच्चों का मैथमेटिक्स कैसा है। ठीक है, स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है, 500 स्ट्रेंथ है, और मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे का मैथमेटिक्स का लेवल जो है वो चेक कर लूँ। ठीक है, मुझे पता चल जाए कि मेरे पास मैथमेटिक्स के अंदर जो बच्चे हैं वो किस लेवल पे हैं, आया बिल्कुल ही पुअर लेवल के ऊपर हैं, एवरेज लेवल पे हैं, या उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ ये जज करना चाह रहा हूँ। जो सीट पे बंदा बैठा हुआ होता है उसको डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब मुझे ये चेक करना है कि वो मैथमेटिक्स वाले जो टीचर है उसकी प्रोग्रेस कैसी है। तो जब प्रोग्रेस का पता चलेगा तो या तो एक तो मैं एक एक क्लास में जाऊँ, एक एक बच्चे को चेक करूँ। एक और तरीका भी ये है कि मैं जो भी उनका रिज़ल्ट होगा उसको अपने पास जो है वो निकालूंगा, रखूँगा और उसको अपने हिसाब से कुछ चीज़ों के हिसाब से डाल के उसको चेक कर लूँगा। मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास ये जो इस टाइम पे मैथमेटिक्स का टीचर है ये आया स्कूल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। और वो पता कैसे चलेगा, मैं मैथमेटिक्स का टेस्ट ले लूँगा। तो मैंने टेस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया। अब मेरे पास जो है वो 500 बच्चे हैं। अगर 500 बच्चों की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपके सामने आ गई तो फिर आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो बेसिकली जो है वो डाटा सिर्फ एक्सट्रैक्ट होकर आया है। अब हमने इसको मीनिंगफुल फॉर्म में लिखना है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन। और मुझे कोई सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं डिसीजन लूँगा। अगर इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, वो जस्ट सिर्फ डाटा की फॉर्म में ही होगा, तो मेरे लिए जो है वो ट्रबल का बाइस है। मैं सही डिसाइड नहीं कर सकता कि करना क्या है। तो एक नॉर्मल जो है जो स्कूल था उसमें 500 बच्चे थे। वो 500 जो बच्चों की एग्जांपल है, अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल एक क्लास के लेवल पे बात करते हैं। एक क्लास में फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 20 स्टूडेंट्स थे। मैंने उनका जो है वो टेस्ट लिया। तो एक बच्चे के जो है वो मेरे पास जो मेरे को टीचर ने नंबर जमा कराए, एक बच्चे के 90 नंबर थे, एक बच्चे ने 80 नंबर लिए, एक ने 70 लिए, एक ने 65 लिए, एक ने 48 लिए, एक ने 25 लिए, एक ने 36 लिए, एक ने 29 लिए, एक ने 45 लिए।
एक ने फिर 45 लिए, एक ने 40 लिए, एक ने 41 लिए, एक ने 97 लिए, एक ने 100 लिए। ये जो 45 है ये डबल हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। एक ने 25 लिए, एक ने 87 लिए, एक ने 84 नंबर लिए, एक ने 96 नंबर लिए, 87 लिए, 41 लिए, 52 लिए, 63 लिए, 25 लिए और 99 नंबर लिए। ये 20 बच्चों का रिजल्ट है मेरे सामने रखा हुआ है। तो मैं एक क्लास के ऊपर अगर रिजल्ट आ जाता है तो इतना मेरे पास शायद टाइम हो कि मैं एक क्लास के रिजल्ट को देख लूँ, ठीक है। एक क्लास का अगर मेरे पास रिजल्ट आएगा तो मुझे ये समझना मेरे लिए इसके लिए आसान है, मुझे शायद थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े। लेकिन मैंने जो भी एग्जांपल दी थी 500 बच्चे की इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आ जाती तो मेरे को ऐसे ही लगता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत आ गई है, इसको पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है, जो हमारे पास सबसे पहले जो डाटा आता है, हम क्या करते हैं उसको जब अपने पास हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम अपने डाटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इन डाटा को कैटेगरीज में डिवाइड किस तरीके से करते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो डाटा है वो आपके पास अलग अलग टाइप्स के अंदर आता है। कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि अनग्रुप डाटा है, कुछ को कहते हैं ग्रुप डाटा है। तो हम अपने इस टॉपिक के अंदर आज तो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या है। अच्छा, कुछ डाटा ऐसा भी होता है कि जब इंफॉर्मेशन को हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं अपने डाटा को, तो कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। और कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो ये भी डाटा की ही टाइप्स हैं, लेकिन इनका क्या पर्पज़ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पास इस टाइम पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उनको मीनिंगफुल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा मैं, सिर्फ पहले डाटा मीनिंगफुल फॉर्म में आएगा तभी तो मेरे काम का होगा। तो हम उसके लिए ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो डाटा की कंडीशन है वो इस तरह की कंडीशन है कि जो हमारा डाटा है वो हमें 2 फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक हमारे पास जो डाटा है नॉर्मल, हम उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। एक डाटा है, इसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। अच्छा, ये अनग्रुप डाटा की कंडीशन भी ज़रा समझ लेते हैं कि किस चीज़ को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है या ऑब्जर्वेशन थी वो कितनी थी हमारे पास? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 2 16, 17, 18, 19, 21, 22। फ़िलहाल मैं इनको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अगर तो हमारे पास जो है 16 और अब मेरे पास जो है वो टोटल इंफॉर्मेशन कितनी हो गई? 20 इंफॉर्मेशन हो गई, मतलब 20 ऑब्जर्वेशन मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर 20 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लास के अंदर नॉर्मल स्टूडेंट 30 भी होते हैं। तो एज़ पर जो है वो रूल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है ये जो ऑब्जर्वेशन हमने बताई है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। ये जो आप ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ें, जिस जगह से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, हर बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो बेसिकली क्या कहलाएगी? नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन का मतलब है ऑब्जर्वेशन की तादाद। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर जो है वो एक्सीड करती हैं, या पहले अनग्रुप डाटा को देख रहे हैं तो देख लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, इसका एक सिंबल होता है, ये भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी जगह पे भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन की बात आएगी तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 30 के बराबर है, या 30 से क्या हो? लेस हो, 30 से क्या हो? लेस हो। ये मैंने बता दिया है कि अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन किससे लेस हो? हमारे पास 30 से लेस हो, तो हम उस डाटा को नॉर्मल फॉर्म में ही रहने देते हैं। हम उस डाटा को नहीं छेड़ते। हम ये कहते हैं हमारे लिए मैनेज करना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है,
हम इसी को मैनेज कर लेंगे। और हम इसको मैनेज करने के लिए जस्ट एक छोटी सी टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं कि हम जो है वो अपने इस डाटा को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। मींस इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं या फिर इसको हम लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। यही सिंपल सी बातें हैं बस। मतलब ये जो मेरे पास डाटा है ये अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये भी सब मिक्स है, कोई छोटी वैल्यू है कोई बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसी को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख दूं, लाइक मैं सबसे छोटी जो वैल्यू है उसको पहले लिख दूं और उससे फिर उससे बड़ी लिखूं, फिर उससे बड़ी फिर लिखूं, उससे बड़ी लिखूं और सारी एक इस तरह से ऑर्गेनाइज करके लिख दूं, तो ये 30 ऑब्जर्वेशन मेरे को पढ़ने में एक तो हेल्पफुल है, आसानी है। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद वो मेरे पास मीनिंगफुल फॉर्म में आ गई। कम से कम मैं उसको पढ़ते ही जज कर सकता हूँ कि बच्चे ने कम से कम नंबर कितने लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितने लिए। तो फिलहाल मेरे लिए उसको समझना, उस इंफॉर्मेशन के को जो है उस डाटा को समझना मेरे लिए क्या है, आसान है। और एज़ पर रूल, मैथ्स के रूल के हिसाब से या स्टैटिस्टिक्स के रूल के हिसाब से हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से कम होंगी, मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं। बस सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन 500 हो जैसे और वो इस फॉर्म में आपके पास लिखी हुई नज़र आए तो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस है ना। तो फिर उसके लिए जो है वो क्या कहा गया कि अगर आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है, मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब लेस देन के बजाय कन्वर्ट हो गया किस में, ग्रेटर देन में। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास बढ़ जाएंगी, किससे बढ़ जाएंगी, 30 से ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और हमारे पास अगर हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं तो हम फिर अपने इस डाटा को क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। तो ये हमारा जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्रुप डाटा में। तो मींस हमारे पास जो है, जो सबसे पहला काम हो रहा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि डाटा पे ही हो रहा है, तो वो डाटा को समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई डाटा कितनी किस्म का है। ठीक है, जब डाटा पता ही नहीं होगा तो कैसे आगे काम करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो एक्चुअल इस टाइम पे बात हमें अब तक समझ आ गई कि वो ये है कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे, जो डाटा कलेक्ट करके लाएंगे, उसको 2 फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए कंपलसरी है। अगर ऑब्जर्वेशन कम है, 30 से कम है, तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसा डाटा हमारे पास फिर क्या कहलाता है, अनग्रुप डाटा। ओके, फिर जो ग्रुप डाटा होता है वो होता अनग्रुप फॉर्म में ही है, लेकिन हमें एक स्टेप थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए बढ़ाना पड़ता है। और वो क्या करना पड़ता है कि हमें उस अनग्रुप डाटा की जो है वो ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए कुछ क्लासेस बनानी पड़ती हैं, वो आगे जाके जब हम ग्रुप डाटा पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि क्लास इंटरवल क्या होती है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है, इनका फ़ायदा क्या होता है। और फिर उसके हिसाब से फिर हमारा डाटा फ़ौरन कन्वर्ट इंशाल्लाह हो जाया करेगा कौन से डाटा में, ग्रुप डाटा में। अब उस ग्रुप डाटा की मैं आपको एक थोड़ी सी झलक से बता देता हूँ, तो आप फिर समझ लीजिएगा कि भाई ये जो ग्रुप डाटा था हमारे लिए कितना आसान हो गया। यही आपके पास 100 इन्फॉर्मेशंस जब ग्रुप डाटा की फॉर्म में आएंगी तो आपको फील भी नहीं होगा कि ये ग्रुप डाटा है, आप बोलोगे ये तो अनग्रुप से भी आसान हो गया। तो ये सारा दिमाग हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमने कोई डिसीजन लेना है तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, हमें हमारे सामने डाटा पड़ा होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सारी मालूमात होंगी, उनको फिर हम अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि भाई हमने क्या काम करना है। तो जो ग्रुप डाटा है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि जो ग्रुप डाटा है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भाई हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली तो हमारे लिए ये मुश्किल का सबब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही हमारे पास जो है स्टूडेंट्स थे, जो 500 स्टूडेंट थे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसको एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए, उसको एक अपनी ख़ास टेक्निक के ज़रिए कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं किस फॉर्म में, ग्रुप डाटा के अंदर। हैं स्टूडेंट 500 ही, तो मेरे पास जो है मैंने एक यहाँ पर कॉलम बना लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। जो बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ किस तरह से लिखा। मैंने लिखा भाई 30 से 40 तक वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद अलग कर दी। जो बच्चे 40 से 39 वालों की तादाद मैंने अलग कर दी। इसी तरीके से फिर मैंने 40 से 49 वालों की तादाद अलग कर दी।
और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 50 से लेकर 59 वालों की तादाद अलग कर दी। फिर उसके बाद मैंने 60 से लेकर 69 वालों की तादाद अलग कर दी। और उसके बाद फिर मैंने 70 से लेकर 79 वालों की तादाद अलग कर दी। और भी बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मार्क्स 100 मार्क्स नंबर के होते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर 80 से लेकर 89 वालों की तादाद कितनी थी और 90 से लेकर 99 वालों की तादाद कितनी थी। मेरे पास वही 500 बच्चों की इन्फॉर्मेशन है। मैंने ये कहा कि एक क्लास के लेवल पे ऑब्जर्वेशन अगर 30 है या 30 से कम है तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर जो है वो इन्फॉर्मेशन 500 मेरे पास इस फॉर्म में जैसे मैंने बताया आ जाएंगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम का बायस है। ये 500 नहीं है, ये मेरे ख्याल में 50-60 है, लेकिन फिर भी अजीब सा लग रहा है, इसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। अब वही इन्फॉर्मेशन हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो है वो 30 से 30 से 39 जो नंबर लिए, कितने बच्चों ने लिए, 50 बच्चों ने लिए। ये वालों की तादाद मैंने कहा कि 100 है। इनके लिए मैंने कहा कि इनकी तादाद है 75। फिर मैंने कहा इनकी तादाद फिर जो है वो 50 है। फिर मैंने कहा इनकी तादाद जो है वो फिर 75 है। ठीक है, मतलब जिन्होंने 70 से 79 नंबर लिए सबकी तादाद लिखता जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर जो है इनकी तादाद फिर 50 है और इनकी तादाद जो है वो मेरे पास 150 है। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 150 और 50 कितना हो गया हमारे पास 200, और उसके बाद फिर ये हो गया 200, 400 और ये कितना हो रहा है 25। तो मीन्स इसको फिर हम जो है वो क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास यही 500 बच्चा है, वही 500 बच्चा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक टेबल की फॉर्म में हमने अरेंज कर ली है, वही हमारा डाटा, लेकिन हमने क्या किया इसकी ग्रुपिंग कर ली। ये जो ग्रुपिंग फॉर्म में डाटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। अब 500 इन्फॉर्मेशन आपके सामने पड़ी हुई है, कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने को समझने में, शायद 1 से 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि सामने जो 500 इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है। इसी फॉर्म में अगर डाटा आपको मैं कहूँ कि पूरे कराची के 1 लाख बच्चों का रिजल्ट सामने डालो, 10% वाले, 20% वाले, 30% वाले, 40% वाले, तो 10 रोज़ ही बनेंगी ना, तो आपके पास पता चल जाएगा कि जो है वो कराची का रिज़ल्ट किस तरह से आए। तो ये सारी की सारी जो मालूमात हैं इनका ताल्लुक़ किससे है, स्टैटिस्टिक्स के साथ है। तो हमारे लिए जो है जो डाटा पहले प्रॉब्लम का बायस था, हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको जो है वो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली ग्रुप डाटा की पहचान है। अब ये याद रखिएगा कि ग्रुप डाटा की पहचान क्या होगी कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इसी तरह से बनी हुई ही टेबल में आएगी, और इसी तरीके से रेंज बनी हुई होगी कि भाई 30 से 39 तक, 40 से 49 तक, इस तरह से कुछ सिस्टम बना हुआ होगा। आगे जाके जब ग्रुप डाटा पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि ये बनता किस तरह से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में पड़ी हुई है, 30 से कम है, अलग अलग डाटा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा के लिए जो एक बात मैंने आपको बताई उसको आपने लाजिम याद रखना है, वरना सवाल आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। वो क्या है कि अनग्रुप डाटा के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है या फिर क्या लाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बच्चे को ये छोटी सी बात नहीं पता होती तो सवाल सब खराब कर देता है। तो सबसे पहला काम ही अनग्रुप डाटा के अंदर क्या काम करना है, जैसे ही डाटा आए तो फ़ौरन जो है वो आपने उसको रीअरेंज कर लेना है। ठीक है, बार बार इसको दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहीं से मिस्टेक होगी। आपके पास जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ के अंदर रिजल्ट सही आएगा, कुछ में ख़राब हो जाएगा। लाइक मैं टॉपिक की बात अगर कर लूँ, रेंज की यहाँ पर आएगी, तो उसके अंदर पहली और आखिरी ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालते हैं। तो जब डाटा ही आपके पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा होगा तो पहली अलग होगी, आखिरी अलग होगी। तो आपके पास पहली का मतलब है सबसे छोटी, और बड़ी का मतलब, वो आखिरी का मतलब क्या है, सबसे बड़ी। इनका डिफरेंस निकालते हैं, लीस्ट और हाईएस्ट, सबका दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। और अगर वो डाटा ही आपके पास जो है वो मिक्स हुआ वो पड़ा होगा, मतलब किसी ऑर्डर में नहीं है, तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। नॉर्मल ऑब्जेक्टिव के अंदर इस तरह से छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने गलती नहीं करनी। तो आपके पास जो हमारे पास जो है ये जो डाटा है, अब मैं इस डाटा का नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं ये कह देता हूँ कि ये जो मेरे पास जो डाटा पड़ा हुआ है ये बेसिकली किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, अनग्रुप फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो 30 से कम ऑब्जर्वेशन होंगी तो मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है या जो डाटा मेरे पास है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है,
अनग्रुप फॉर्म में, और अगर मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो इस फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है, ये 2 कॉलम्स की फॉर्म में आ जाएंगी, तो इसका मतलब है ये जो डाटा है मेरे पास क्या कहलाएगा, ग्रुप डाटा। आई थिंक सो यहाँ तक 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास जो है वो अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। अच्छा, एग्ज़ाम के हिसाब से भी हम चीज़ों को लेके चलते हैं और साथ साथ जो है जर्नल चीज़ें जैसे जैसे टॉपिक आएगा साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे। तो हमारे पास जो है जो बुक के अंदर इस टाइम पे हमारे पास टॉपिक्स जो है वो अवेलेबल हैं स्टैटिक्स के हिसाब से, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। ज़रा 1 बाय 1 एक एक चीज़ को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहला ये जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, ये आपके पास सारा का सारा जो डाटा है वो बेसिकली कौन सा डाटा है, ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे पास रिलेट कर रहे हैं किससे, अनग्रुप डाटा से। तो अनग्रुप डाटा का पहला टॉपिक हमारे पास जो दिया हुआ है, मतलब इस अनग्रुप डाटा पे जो हमने ऑपरेशंस अप्लाई करने 1 बाय 1 जब इनको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा साथ साथ कि इनका काम क्या क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका काम क्या है, तो आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। और एवरेज हम जो निकाल रहे होते हैं वो डिसीजन जब भी लेना होता है तो एवरेज पे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब जैसे हम क्रिकेट मैच जो है वो खेलते हैं तो क्रिकेट मैच के अंदर जो है वो आपने देखा है कि जो भी स्कोर बन रहा होता है उसके अंदर टोटल को हम कंसीडर नहीं कर रहे होते बल्कि रन रेट के हिसाब से काम कर रहे होते हैं कि जो रन रेट आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो वो जो बेसिकली रन रेट है वही तो एवरेज होता है। जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं तो आपने वहाँ पर भी देखा है कि आपको वो ये कहता है कि गलती अगर आपसे हो जाए तो उस गलती को कम करने के लिए आप एक ऑब्जर्वेशन ना लो बल्कि आपने देखा है 3-3 4-4 रीडिंग्स ली जाती हैं। तो वो 3-3 4-4 जो रीडिंग्स ली जाती हैं उसके बाद क्या किया जाता है, अगर मिसाल के तौर पे 3 भी आपने प्रैक्टिकल में जो है वो रीडिंग ले ली तो आप फिर क्या करते हो, तीनों को ऐड करके किससे डिवाइड करते हो, 3 से। वो जो आप काम करते हुए आ रहे थे ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के अंदर, उसी को तो हम अर्थमेटिक मीन करते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इससे यूज टू हैं, लेकिन उसको करने का तरीक़ेकार हमारा जो है वो बिल्कुल अलग होता था वहाँ पर। यहाँ पर हमने इसको अलग फॉर्म में करना है। तो ये नॉर्मल ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला कहाँ हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन। आई थिंक सो ये चीज़ जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये एवरेज है। इसके बाद एक और हमारे पास जो है वो टॉपिक दिया हुआ है सेकंड वन, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलता हुआ एक और टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है वेरिएंस। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है मॉड। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है मीडियन। उसके बाद हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है रेंज, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। और ये 2 नए टॉपिक्स पेपर के हिसाब से इसमें ऐड कर दिए गए हैं। एक हमारे पास लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन और एक हमारे पास लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन। तो हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक मीन की स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो ये 2 टॉपिक्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 2 जो है वो हमारे पास एडिशनल ऐड कर दिए गए हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और बाकी ये जो टॉपिक्स हमारे पास हैं ये वो पुराने ही टॉपिक हैं। और मैंने इसमें बताया कि पेपर के अंदर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते थे वो हमारे पास ये 3 टॉपिक्स होते थे। इनमें से कोई एक टॉपिक हर साल आता था, अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक हैं। बस एक दफ़ा मेरे ख्याल में 1 या 2 आप सवाल समझेंगे तो सारे सवाल एक ही पैटर्न पे हो रहे होते हैं। तो ये बात ज़रा जहन में रखिएगा कि इनके जो स्टैटिस्टिक्स के जो सवाल हैं ये मुश्किल नहीं है। एक टॉपिक को आपने समझ लेना है, उसका फार्मूला और उसके फार्मूले में जितनी बातें हैं वो समझ लेंगे और एक सवाल का जो पैटर्न है वो याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि इस तरह से पैटर्न होगा, ऐसे हेडिंग डलेगी, इस तरह से हमने काम करना है। तो सारे के सारे सवाल उसी पैटर्न पे होते हैं, कुछ इसमें मुख्तलिफ नहीं होता, सारा काम एक ही तरीके से हो रहा है। अच्छा, अनग्रुप डाटा के हिसाब से ये टॉपिक्स दिए हुए हैं और ग्रुप डाटा के हिसाब से हमारे पास ये 3 टॉपिक्स हैं। अर्थमेटिक मीन जैसे हमारे पास अनग्रुप के अंदर आया था, बिल्कुल इसी तरीके से वही अर्थमेटिक मीन है। लेकिन अगर आपके पास डाटा चेंज होके ग्रुप फॉर्म में चला गया है, मीन जो है वो ग्रुप डाटा बन गया है, तो अब अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपने फाइंड आउट करना है। तो मतलब अर्थमेटिक मीन अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद करनी और अर्थमेटिक मीन कर लेना है, या फार्मूला अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपने जो अर्थमेटिक मीन का एक फार्मूला याद कर लिया वो लिख लेना है। नहीं, आपने ये चेक कर लेना है कि आया डाटा कौन सा है,
अनग्रुप है या ग्रुप है। अगर अनग्रुप होगा तो पहचान बता दी 30 से कम ऑब्जर्वेशन होंगी तो आप अनग्रुप वाला फॉर्मूला लगाओगे, और 30 से ज़्यादा अगर ऑब्जर्वेशन होगी तो मतलब क्या है कि वो ग्रुप डाटा है, और आपने अब वो डाटा जो या फॉर्मूला वगैरह लगाना है उस डाटा पे वो कौन सा लगाना है, ग्रुप डाटा का लगाना। इसी तरीके से मॉड यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है अनग्रुप के अंदर, मॉड और मीडियन, और सेम यही दो टॉपिक्स यहाँ पर भी आपके पास आ रहे हैं, मॉड और मीडियन। ये सिंपल सा चैप्टर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मतलब मॉड अगर मैंने यहाँ समझ लिया और मीडियन यहाँ समझ लिया तो मॉड मीडियन मेरे लिए यहाँ करना भी कोई मसले का बायस नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि ग्रुप डाटा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अनग्रुप डाटा में। उसके अलावा हमारे पास अर्थमेटिक मीन यहाँ पर भी मौजूद है, अर्थमेटिक मीन यहाँ पर भी है, तो मीन तो चेंज नहीं होगा ना। चेंज क्या हो रहा होगा, डाटा चेंज हो रहा है। पहले वो अनग्रुप के ऊपर अप्लाई हो रहा था, अब जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा होगा। बाकी क्या चीज़ बच गई आपके पास, ये दो चीज़ें बच गई, स्टैंडर्ड डेविएशन और बच गया वेरिएंस। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। मतलब अगर आपके पास एक टॉपिक जो है वो आपने देख लिया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लिया या वेरिएंस समझ लिया, तो एक आपके पास टॉपिक अगर आपको आ गया तो दूसरा टॉपिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फ़र्क सिर्फ कितना है, स्क्वायर का फ़र्क है। एक आपने एक चीज़ निकाली, इस पर स्क्वायर किया तो दूसरा बन जाएगा, या एक आपने चीज़ निकाली उसका रूट निकाल लिया तो दूसरा टॉपिक आ जाएगा। मतलब जस्ट सिर्फ सारे स्टेप वही होंगे, सिर्फ किसका फ़र्क आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में स्क्वायर का फ़र्क होता है, ठीक है। और स्क्वायर का उल्टा कर लें तो वो स्क्वायर रूट कहलाता है, या स्क्वायर रूट लेना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है। तो ये आपके पास दोनों टॉपिक एक ही जैसे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो मीन्स हमारे समझने वाले टॉपिक कौन से हैं, अर्थमेटिक मीन यहाँ समझेंगे तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, मॉड मीडियन यहाँ समझेंगे तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन समझेंगे तो मैंने अभी आपको बता दिया क्या क्लियर हो जाएगा, वेरिएंस भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपके पास कौन से टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए। बुक को उठा के देखोगे तो मुश्किल लगेगी, ठीक है, और लेकिन अगर 1 बाय 1 बेसिक्स से चलते हुए जाओगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले जो है वो अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं। ये थी चीज़ें, आई थिंक सो डाटा के हिसाब से दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि एक आपके पास अनग्रुप डाटा है और एक ग्रुप डाटा है। अब हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है अनग्रुप डाटा का, उसको जो है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो अनग्रुप डाटा है, और इस अनग्रुप डाटा के ऊपर जो जो ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं ज़रा उनको देख लेते हैं। अनग्रुप डाटा के अंदर मैंने भी आपको बता दिया रिलेटेड टॉपिक्स टू अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के हिसाब से टॉपिक्स कौन कौन से आपके पास, पहला टॉपिक बता दिया अर्थमेटिक मीन जिसको AM कहते हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक वेरिएंस है, एक मॉड है, एक मीडियन है, एक रेंज है, एक ज्योमेट्रिक मीन है, एक हार्मोनिक मीन है। जब ये सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो आई थिंक सो आपका फ्लो बिल्कुल बन चुका होगा और आप इंशाल्लाह इजीली ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम का बायस नहीं है ये भी मीन, थोड़े से फॉर्मूलों का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन टॉपिक जो दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हर जो टॉपिक दिया हुआ है उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्या होगा उसका फॉर्मूला होगा। तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास जो दिया हुआ है उस फॉर अनग्रुप डाटा लिखा हुआ है, अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला अलग है, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला अलग है। अनग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ है AM इक्वल टू AM, A फॉर अर्थमेटिक, M फॉर मीन। तो ये AM हो गया और इसका फॉर्मूला आगे लिखा हुआ है, और किसके बराबर इसको शो किया हुआ है, X, और उसके ऊपर एक बार आ रहा है। ये आपको याद होगा जब आपने वेलोसिटी पढ़ी थी तो वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी होती थी। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आप क्या करते थे, V के ऊपर बार लगाते थे, तो बार एक्चुअल किसको शो कर रहा होता है, एवरेज को ही शो करता है या मीन को ही शो करता है। तो इस वजह से X के ऊपर क्या आ रहा है, बार आ रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बार कहाँ से आ गया, बार का मतलब क्या है, एवरेज ही है, मीन ही है, मीन मीन्स मतलब क्या है, एवरेज। तो इस वजह से X के ऊपर बार आ रहा है। तो ये बार हमें तो रिप्रेजेंट सामने ही कर रहा है कि ये बेसिकली किसकी बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है। और आगे आपके पास जो है वो कुछ लिखा हुआ है, एक अजीब सा निशान डला हुआ है जिसको हम समीशन का सिंबल कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, या बेसिकली ये सम के लिए इस्तेमाल करता है। 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़, ठीक है, अगर किसी जगह पे सम अप हो रही हो तो हम उसको सम अप करने के लिए जो है वो क्या निशान यूज़ करते हैं, ये सिग्मा का निशान यूज़ करते हैं। कहीं पर भी ये सिग्मा का निशान लगा हुआ आ जाए इसका मतलब है बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड होने जा रही है। समझ आ रही है, कुछ सेम वैल्यूज़ अगर आपके पास ऐड हो रही हो, लाइक आपने टॉर्क के अंदर पढ़ा हुआ होगा समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, तो वहाँ पर भी फोर्स के साथ किसका वर्ड आता था, समीशन का। तो बहुत सारी वैल्यूज जो एक्स एक्सिस पे लग रही होती थी, एफ एक्स आता था समीशन एफ एक्स,
वाई एक्सिस वाली फोर्सेस के लिए भी समीशन एफ वाई आ जाता था। इसी तरह से समीशन ऑफ टॉर्क के लिए भी समीशन के साथ क्या आ जाता था फिजिक्स में, टॉर्क। तो ये जो फिजिक्स से निकलता हुआ आ रहा है समीशन, ये मैथ्स का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या होता है, सम करना है। बहुत सारी वैल्यूज को अगर आपने सम करना है तो उसके लिए क्या है, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, समीशन। एक्स बेसिकली क्या है, अभी आगे आगे देख लेते हैं। और एक आपके पास क्या लिखा हुआ है, एन। अब आपने काम क्या करना है, मैंने आपको बताया हर टॉपिक को समझने का तरीका डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई भी टॉपिक आया करेगा तो आप क्या कर लिया करोगे, उसका फॉर्मूला लिख लिया करोगे। ओके, चाहे बुक से देख के काम करो, चाहे जो है वो लेक्चर से समझो, तरीक़ाकार एक ही है। वो जो तरीक़ेकार आपको इस चैप्टर को पढ़ने का बता रहा हूँ, अगर वो तरीक़ेकार आपने समझ लिया जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ, तो एक सिंगल टॉपिक भी मुश्किल नहीं लगेगा। सवाल जैसा भी आ जाए, बुक से आए बाहर से आए, आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं है। तरीक़ेकार समझ ले। पहला काम क्या करना है कि हमने क्या कर लेना है, फॉर्मूला लिख लेना है। क्या लिख लेना है, और घबराना नहीं है कि फॉर्मूला है कौन सी भला, इसमें अजीबोगरीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास एक बड़ी सी रोटी आ गई, अजीब सी, हमने खाना है, इसको तोड़ तोड़ के खा लेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल जो है एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ खाने के हिसाब से, जब भी हम कोई खाना खा रहे होते हैं और हमारे प्लेट के अंदर मिक्स बोटियाँ आ जाती हैं, कोई चेस्ट पीस आ जाता है, कोई लेग पीस आ जाता है, या अजीब सी बोटियाँ आ जाती है गर्दन की, तो हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सारी जो चीज़ें तो एक साथ नहीं खाते ना, एक एक करके 1 बाय 1 करके खा रहे होते हैं। तो कोशिश हम ये करते हैं कि जो हमें सबसे अच्छी लगती है वो खा लें, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो फिर भी आपको वो दूसरी वाली खानी पड़ती है, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। तो हम जो है अपने दिमाग से, अपनी फितरत के हिसाब से ही सारे काम करेंगे, कि तोड़ तोड़ के सारे काम कर लेंगे। तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो ये फार्मूला लिख देना है हर जगह पे। हर टॉपिक का जो भी फार्मूला आया करेगा वो फार्मूला लिख दिया जाएगा। उसके बाद ये जो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं, ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं, ये काम की चीज़ें, हर जगह पे इन्हीं से हेल्प मिल रही है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में जितनी बातें आ रही थी सबको तोड़ दिया। हमने ये बताया कि यहाँ पर ये जो हमारे पास x बार लगा हुआ आ रहा है, ये जो हिस्सा लगा हुआ आ रहा था am.x बार, ये क्या था, पहली चीज़ लिखी है ना फॉर्मूले में, am या इक्वल टू x बार, ये क्या था जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो यही am या x बार को यहाँ पर जो है वो डिफाइन किया हुआ है। यही जो am इक्वल टू x बार है, बता दिया कि ये बेसिकली am या x बार बेसिकली क्या है, यही तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। तो हमारे पास ये जो अर्थमेटिक मीन है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ये जो x बार है, तो am इक्वल टू x बार, यही क्या है, अर्थमेटिक मीन। तो इस फॉर्मूले की पहली चीज़ क्लियर हो गई। ये जो फॉर्मूला था इसको समझने जा रहे हैं अभी हम। तो am इक्वल टू x बार समझ आ गया कि ये जो है वो किसके बराबर है, यही अर्थमेटिक मीन है, यही निकालना है। पेपर में आ जाए x बार निकालो तो भी अर्थमेटिक मीन है, am लिखा हुआ आ जाए तो भी इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन है। और अगर पूरा ऐसे लिखा हुआ आ जाए फाइंड अर्थमेटिक मीन, तो पता ही चल रहा है कि अर्थमेटिक मीन है। तो मतलब अर्थमेटिक मीन को समझने के लिए हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई, 3। पहली बात क्या लिखी हुई होगी, अर्थमेटिक मीन, तो भी समझ आ जाएगा। अगर वो सवाल में वो कहता है कि जस्ट सिर्फ x बार निकालो, सिर्फ क्या निकालो, x बार, तो इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। और अगर आपके पास सवाल में लिखा हुआ आ गया कि am निकालो, तो इसका मतलब भी क्या है, अर्थमेटिक मीन ही निकालना है। तो कोई मेरे ख्याल में मसले की बात नहीं रहेगी इसके अंदर। ये तो चीज़ें हमने, ये आधा पार्ट इसका क्लियर कर लिया, ये वाला। अब ये वाला पार्ट जो है वो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर पहली चीज़ ऊपर क्या लिखी हुई है, समीशन x। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समीशन x, और उसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी कि ये है क्या। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ x ऑब्जर्वेशन। मतलब हुआ क्या जाएगा कि जो जो आपको सवाल में ऑब्जर्वेशन दी हुई होंगी, कोई सा भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन दी हुई होगी उसको हम कहेंगे कि ये x ऑब्जर्वेशन है। कोई मुश्किल काम है, कोई भी सवाल दिया होगा, ऑब्जर्वेशन होंगी ना, डाटा दिया होगा, अनग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ, जो भी डाटा दिया हुआ है, आंखें बंद करके बोल दो कि ये ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएंगी, x। और वही x चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, उन सब का अगर सम कर लोगे तो वो वही क्या कहलाएगा, समीशन x। तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल में क्लियर हो जानी चाहिए कि ये समीशन x क्या है। समीशन x क्या है, पहले तो x आएगा। x कैसे आएगा, जो भी सवाल में ऑब्जर्वेशन होगी आपने उसको किसके इक्वल सपोज कर लेना है, x के बराबर। जब x के बराबर सपोज कर लोगे और उनका सम करोगे, वही तो है समीशन x कहलाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फॉर्मूला है इसको समझ लो। समझना कि इस तरह से कि हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा और इसको अपनी मर्जी के हिसाब से एक एक बात को यहाँ तोड़ दिया। am आ रहा था, लिख दिया, x बार आ रहा था, लिख दिया, फिर समीशन x आ रहा था, लिख दिया, बाकी क्या बचा, n।
तो n यहाँ पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको पढ़ सकते हो कि n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास सवाल एक दिया हुआ था, उसमें 5 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। किसी जगह पे आप गए, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की और लिख दिया 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर किसी जगह पे 10 ऑब्जर्वेशन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। आपके पास अगर जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी जगह पे 25 निकाली गई तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। और अगर आपके पास जो है वो 90 ऑब्जर्वेशन कहीं से निकाली तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी 90। तो चाहे वो ग्रुप डाटा हो चाहे वो अनग्रुप डाटा हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही रहेंगी, n ही कहलाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ, हमें ये पता है कि अगर ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ बताया था, जिसको हमने n से शो किया था, यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया था, जो ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट होंगी वो क्या है n है। अगर आपके पास जो है 30 से कम होंगी तो वो अनग्रुप डाटा है, और 30 से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप डाटा बन जाएगा। तो आपके पास जो है इस फॉर्मूले में जितनी बातें आ रही थी आपने सब समझ ली। सवाल में ऑब्जर्वेशन दी हुई होंगी, आपने एक एक ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेना है। अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो बताओगे n की वैल्यू 4 है, और जो चारों ऑब्जर्वेशन होंगी समीशन x का मतलब क्या है, इनको सम कर लेना है। तो अब ज़रा कोई प्रैक्टिकल जो है वो इसका तरीका देख लेते हैं कि सवाल करना किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी सवाल आ जाता है अर्थमेटिक मीन का, तो मैंने आपकी आसानी के लिए जो जो काम करने, क्योंकि हमारे लिए काम नया है, तो जो जो काम हमने करने हैं हमने उनको पॉइंट्स की सूरत में लिख दिया है। इन पॉइंट्स को फॉलो करते जाइएगा, आपका काम होता जाएगा। कोई बच्चा किसी जगह पे भी फंसे, लेक्चर में कोई बात समझ ना आ रही हो, तो यहाँ से वीडियो में से आपको देख के आपको समझ आ जाएगा पॉइंट की सूरत में। इन पॉइंट्स को बार बार आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब कॉपी पे बैठ के लिख रहे हो तो इसके स्क्रीनशॉट से भी देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने काम किस तरह से करना है। मतलब जो सवाल करना है हमने उसकी भी आपकी आसानी के लिए क्या कर दी है, स्टेपिंग कर दी है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, और यहाँ लिखा है थिंग्स टू रिमेंबर, मतलब क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है फॉलो द गिवन स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन अनग्रुप डाटा। ये जो आपके पास नीचे गिवन स्टेप्स दिए हुए हैं या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये किस लिए दी हुई हैं, ताकि आप फाइंड कर सको, क्या फाइंड कर सको, इजीली अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सको। तो ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको हर सवाल का पैटर्न इसी तरह से मिलेगा। तो अगर कोई भूल भी जाए कि ये हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, तो होपफुली के इन पॉइंट से देख के समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या कह रहा है वो सवाल में, वो कह रहा है राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन और डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही बताया था, अनग्रुप डाटा के अंदर पहला कोई भी काम आएगा तो आपने क्या करना है, उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में डाल देना है या फिर किस में डाल देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर एक डाटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हुआ है, मीन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, तो जो है वो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे पीछे तो नहीं करना। तो आप क्या करोगे, डाटा अगर ऑर्गेनाइज हुआ है तो एज इट इज रहने दोगे, अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसको चेंज करोगे। लाइक मेरे पास जो है वो एक सवाल ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। एक सवाल यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2 से बड़ा 4, उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 10 और उससे बड़ा 12। तो ये तो सारा का सारा डाटा वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मुझे इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास जो डाटा है इस फॉर्म में आ जाए, लाइक 17, 13, 19, ये तो 13 को सबसे छोटा है तो पहले होना चाहिए था, फिर 17 होना चाहिए था, फिर उसके बाद चेंज होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम पहला काम क्या करेंगे, अपने डाटा को पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर किस में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम अपने उसी सवाल के पास चलते हैं कि जो भी हमारे पास सवाल दिया हुआ है आपने उसको अरेंज कर लेना है। फिलहाल इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो स्टेपिंग थी उसके ऊपर ज़रा दोबारा चलते हैं। ये वाला पॉइंट आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखना है। अगला टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है कि राइट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशन इन वर्टिकल टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक में लिखा है या नहीं लिखा है, आपने करना है इसी तरह से। समझ आ रही है बात? तो आपने क्या काम करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसको कौन से टेबल में कन्वर्ट कर देना है, वर्टिकल टेबल में। अब वर्टिकल टेबल इस तरह से, ये जो टेबल फॉर्म बनाई हुई है आपके लिए एक डमी, इससे आपको पता चल जाएगा इस तरह से वर्टिकल टेबल में कन्वर्जन होगी। टेबल बनना ज़रूरी है। सवाल में, क्वेश्चन में जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल हो, वर्टिकल टेबल हो, जो भी हो, आपको जो भी काम करना है वो वर्टिकल टेबल की फॉर्म में करना है। अगर नहीं करोगे तो मुझे मत बोलना कि ये प्रॉब्लम कर रहे सवाल। आपने कौन सा टेबल बनाने लगे, वर्टिकल।
आप इसको वर्टिकल टेबल में बनाएं, जैसे जैसे मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ उसको करें। अगर कहीं सवाल फंसता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, पॉसिबल ही नहीं है कोई सवाल हटके। आप बोलोगे कि 1 क्लास मुश्किल थी, ये आसान है, 1 क्लास से भी आसान चीज़ें हैं ये, इतना ही आसान है। लेकिन सिर्फ क्या है कि हमें इसको लिखने का करने का तरीका नहीं आता, हमें प्रेजेंटेशन ही नहीं आती, और हर सवाल हमें लगता है कि अजीब व गरीब तरीके से आ रहा है। स्कूल का टाइम टेबल होता है ना, टेबल फॉर्म में बना होता है, तो हमें पढ़ना आसान हो जाता है। वही एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दूँ तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, आखिरी पीरियड है। तो एक टाइम टेबल लगा होता है ना, तो हर डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीके का डिफरेंट है। तो हम अपने हिसाब से आसानी के लिए जो भी हमें बेहतर लगता है हम वैसा काम कर रहे होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास जो है ये भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि राइट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशन इन वर्टिकल टेबल। इसके बाद जो है हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, कंसीडर ऑल द ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एक्स। मतलब आपके पास अगर ये एक सवाल फॉर एग्जांपल दिया हुआ है तो आपने क्या काम करना है, एक वर्टिकल टेबल बनाना है और ये जो भी ऑब्जर्वेशन है इसके बिल्कुल हेड पे क्या लिख देना है, एक्स लिख देना है। मतलब क्या है कि ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इन सब को किसके बराबर आपने सपोज कर लिया, इन सब ऑब्जर्वेशन का नाम आपने क्या रख लिया, एक्स। और उसके बाद जो हमारे पास लिखा हुआ है क्या कह रहा है, फाइंड समीशन एक्स बाय एडिंग ऑल द एक्स ऑब्जर्वेशन। एंड फिर क्या कह रहा है, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड ए एम। ठीक है, ये शायद ये अभी पॉइंट्स अभी आपको समझ नहीं है, दोबारा आके इनको चेक करते हैं। फिलहाल जो जो हमने बातें पढ़ी थी कि इसको वर्टिकल टेबल में डालो और इनको कंसीडर कर लो एक्स के बराबर, ये काम कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12। आपने सवाल कहाँ से स्टार्ट करना है, गिवन से। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप डाटा। पहला काम आपको क्या बताया गया था कि आप एक वर्टिकल टेबल बनाएं, आपने ये बना लिया वर्टिकल टेबल। इस वर्टिकल टेबल के अंदर ये सेकंड बात ये बताई गई कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इसको किसके बराबर सपोज कर लें, एक्स के। और 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन को लिख दें। यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन थी 2, फिर आपके पास थी 4, फिर आपके पास थी 6, फिर आपके पास थी 8, फिर आपके पास थी 10 और उसके बाद आपके पास थी 12। ये काम हो गया। हर सवाल इसी तरीके से करना है अनग्रुप डाटा का, कि उसको किस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देना है, आपने वर्टिकल टेबल में डाल देना है। अब जरा पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया वर्टिकल टेबल बन गया। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट सॉरी असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, वर्टिकल टेबल बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, ऑब्जर्वेशन किसके बराबर ले लोगे, एक्स के बराबर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाना चाहिए आपका, इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड समीशन एक्स। अब अगला काम क्या है, समीशन एक्स निकालोगे। कैसे निकलेगा, ये कह रहा है बाय एडिंग ऑल द एक्स ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी आपके पास एक्स वाली ऑब्जर्वेशन का नाम दिया है इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो जैसा उसने बोला वैसा वैसा कर लेते हैं। मतलब ये 2 4 6 8 10 12 इन सबको सम करो और यहाँ पर उतार दो। तो इसका तरीक़ेकार क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर जो है वो समीशन का एक सिंबल इंसर्ट करते हैं। पहले ये समीशन का सिंबल आ गया, और समीशन किसको करना चाह रहे हैं, एक्स वैल्यू को। ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम सम करने जा रहे हैं। किसके बराबर हो जाएगा, इन तमाम को हम जो है वो सम अप कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो नॉर्मल कैलकुलेटर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर अपनी कोई टेक्निक इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरह से टेक्निक अप्लाई होगी ज़रा देख लेते हैं। 4 और 6 कितना हो जाता है, 10। 8 और 2 भी कितना हो जाता है, 10। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 20, फिर ये हो गया 30, और ये कितना हो गया 40, और कितना हो जाएगा 42। तो आपके पास समीशन एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 42। तो आपने ये जो काम करना है ये गिवन में ही कर देना है। ये जो काम है ये कहाँ पर कर देना है, गिवन में ही। ठीक है, तो गिवन के अंदर एक वर्टिकल टेबल बन जाएगा, उसमें ऑब्जर्वेशन इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ओके, अब जो चीज़ आपको सवाल में फाइंड आउट करने के लिए उसने दी हुई है, रिक्वायर्ड की हेडिंग डालें और बता दें क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। उसने कहा है अर्थमेटिक मीन निकालो। तो आपने क्या काम करना है कि जो चीज़ हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है आपने वो लिखी, और आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। या तो आप पहले डाल दें या फिर बाद में डाल दें। हम यहाँ पर डाल देते हैं अर्थमेटिक मीन के बाद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड है बता दिया कि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। पहले गिवन बनाया, उसके बाद रिक्वायर्ड बना दिया। सवाल में लिखा हुआ होगा ना कि क्या फाइंड आउट करना है। अगर वो क्या अर्थमेटिक मीन निकालो तो अर्थमेटिक मीन बता दो। अगर वो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। अगर क्या वेरिएंस निकालो तो यहाँ पर वेरिएंस आ जाएगा। ये 2 स्टेप कोई प्रॉब्लम वाले तो नहीं है। गिवन लिखना हमें आ गया, रिक्वायर्ड लिखना आ गया। रिक्वायर्ड जो लिखेंगे वो सवाल से ही देख के लिखेंगे, जो फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है वही लिखेंगे। उसके बाद हमें ये पता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, ये भी बताया था। ये आपने याद करना है, ये आप याद कर लेंगे फॉर्मूला तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपने क्या काम किया,
कि यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला वही लिखा ए एम इक्वल टू एक्स बार समीशन एक्स अपॉन एन, जो भी हम पहले डिस्कस करके चुके हैं। और जो बातें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिखी थी वो लाजिम यहाँ उतारनी है। ये सारी बातें आपको हेल्पफुल हैं सवाल के लिए। अगर कोई बच्चे ने ये बातें नहीं लिखी तो सवाल नहीं होगा, सवाल के अंदर मैक्सिमम शायद पोर्शन आपका गलत हो जाए। लेकिन अगर ये छोटी सी बातें फॉर्मूले के नीचे लिख दें, ये हैबिट हम नॉर्मल फिजिक्स में अप्लाई नहीं करते, केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं करते, तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स में अगर अप्लाई करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा है। तो लाजिम इसको कंपलसरी बना लें कि जब भी स्टैटिस्टिक्स का कोई फार्मूला आएगा तो वहीं पर ही वेयर के बाद सारी डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर दें। तो आपके पास पहली चीज़ यहाँ पर क्या दी हुई है, पहली चीज़ हमारे पास जो है वो दी हुई है ए एम। तो हम जो है वो यहाँ पर क्या काम करते हैं, जो हमें ए एम फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो है वो डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क और इक्वल डाल देते हैं। तो हमने बोला कि हमें जो है वो ये ए एम जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अमूमी तौर पे हम जितना भी काम करते हैं राइट साइड पे करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जो है वो सारा का सारा काम किस साइड पर करना है, लेफ़्ट साइड पे करना है। ये बात याद रखिएगा, जो काम करोगे स्टैटिस्टिक्स में वो किस साइड पे करोगे, लेफ़्ट साइड पे करोगे। तो पहली चीज़ आपको वो क्या निकालने के लिए दी थी उसने, अर्थमेटिक मीन। तो आपने बता दिया कि अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। बाकी समीशन एक्स जो है वो क्या है, क्या समीशन एक्स आपको पता है, ऊपर आप फाइंड आउट करके चुके हैं, किसके बराबर है, 42 के बराबर। तो आपने बता दिया कि ये जो समीशन एक्स है वो बेसिकली किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो समीशन एक्स है वो किसके इक्वल है। और ये समीशन एक्स आप कहाँ से निकालोगे, ये भी मैंने बताया था। इन सबको आपने क्या किया, ये सारी ऑब्जर्वेशन को सम किया और नीचे निकाल लिया, यही समीशन एक्स है। और उसके बाद फिर हमारे पास अगली जो चीज़ है वो क्या है, जो आपने खुद ढूंढनी है, वो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सवाल की ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब है एन की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 6। आई थिंक सो ये सारी चीज़ें लेबल होगी। जो चीज़ यहाँ पर लेबल होने से बच जाएगी इसका मतलब है वो रिमेनिंग है, उसे फाइंड आउट जब तक नहीं करेंगे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैं जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जब चीज़ें आप वेयर के बाद जो कुछ लिखा है इसको यहीं मैनेज कर लोगे तो समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एक सिंगल एक ऐसी चीज़ रह गई, सही है, जो फाइंड आउट करना है इसके अलावा, जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो आपका सवाल अटक जाएगा। तो आपने सब कुछ यहीं से लेबल करके चलना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्योंकि जो है वो समीशन एक्स भी पता चल चुका है, एन भी पता चल चुका है, तो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन। तो उसके लिए आप सोल्यूशन लिखोगे और फार्मूला लगाने से पहले लिख दोगे वी नो दैट, आप ये जानते हो। आप क्या जानते हो, आपने फार्मूला लिख दिया। अब जो आपने फार्मूला लिखा है उसी को फॉलो करते हैं। अगले स्टेप में क्या काम करना है, एक्स बार अपनी जगह पे ही रहेगा और इनकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी। समीशन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 42, और एन की जगह पे फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 6। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करा देते हैं। समीशन एक्स की जगह पे मेरे पास आ गया 42 और इसकी जगह पे मेरे पास आ गया 6। ओके, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 42/6। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, एक ही स्टेप रह गया कि 46 को किससे डिवाइड कर दूँ, 6 से। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्या रिजल्ट आ जाना चाहिए, 7। जो ये हमारे पास बेसिकली जो रिजल्ट आया है, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर। और आपने इसको बनाने के बाद अगर इसको बॉक्स में डालना चाहें तो बता सकते हैं कि भाई यही हमारे पास जो है वो इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी। प्रेजेंटेशन से काम करेंगे तो सवाल हो जाना है बहुत आसान। ठीक है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से जो है वो चेक करके देख ले कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो किस तरह से हो रहा है। स्टेपिंग दोबारा से बताता हूँ। जो सवाल आपके पास दिया हुआ था, आपने एक वर्टिकल टेबल बनाया, ऑब्जर्वेशन को किसके बराबर रखा, एक्स के बराबर, सबको वर्टिकल फॉर्म में डाल दिया। फिर आपने अगले स्टेप में क्या किया, इनके सबका सम निकाल लिया। ऐड करना आता है, आराम से ऐड किया सबको और सम डाल दिया। फिर आपने रिक्वायर्ड में जो चीज़ रिक्वायर्ड थी उसको लिखा, उसका फार्मूला लिखा, और उस फार्मूले में जितनी बातें भी थी कोई बात छोड़नी नहीं है, सब बातों को लिख दिया। और अब 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दी। पहली वाली जो वैल्यू थी फाइंड आउट करनी थी, तो इस वजह से क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सेकंड की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई थी 42, समीशन एक्स की जगह 42 डाल दिया। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन के बराबर होती है, उसकी जगह हमने ऑब्जर्वेशंस को यहाँ से काउंट कर लिया, तो हमारे पास आ गया 6। करने का तरीक़ेकार क्या था, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले से पहले लिखा वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला जानते थे बस। तो फार्मूला आपने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या किया, समीशन एक्स की वैल्यू जो ऊपर नज़र आ रही थी वो लिखी,
उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको नज़र आ रही थी 6 ऑब्जर्वेशन है, एन की जगह 6 आ गया। 6 को 42 से आपने जो है वो 42 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो टेबल पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ होता है, या नॉर्मल मेथड से आप डिवीजन कर सकते हैं। डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 7। ये आपके पास है स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक सो कि जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने यही कहा था कि शायद 1 क्लास 2 क्लास वाले को भी इस पैटर्न पे समझाऊं तो उसको भी समझ आ जाए। बुक को देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जो मैंने आपको मेथड बताया, प्रेजेंटेशन बताई है, तरीका बताया, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करते हैं, ज़रा जल्दी से एक और सवाल जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमें कुछ आया है या नहीं आया। सवाल हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 17, 13, 19, 33 और क्या दिया हुआ है 23। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको किसके बराबर ले लेना है, एक्स के। और यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली उतार देनी है, आपने क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या हमारे पास दिया हुआ है 13। 13 से बड़ा चेक कर लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास 17। उसके बाद फिर उससे बड़ा हमारे पास दिया हुआ है 19। उसके बाद हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 23 और उसके बाद हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 33। ये एक हमारे पास जो है वो रो एक्स्ट्रा बच गई थी, मैंने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो आपने क्या करना है, ना सिर्फ वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करना है, बल्कि जो है वो आपने जो है वो क्या काम करोगे कि इनको वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करने के साथ साथ डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक सो ये पहला स्टेप आपका जो है वो क्लियर हो गया। एक वर्टिकल टेबल आपने बना लिया पहले की तरह, और आपने उसको किसके इक्वल सपोज कर लिया, एक्स के इक्वल, और तमाम ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पर किस फॉर्म में डाल दी, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। अगला काम जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर आपने क्या काम करना है, इसको सम करना है। ठीक है, तो सम करने का तरीक़ेकार क्या था, सम करने का तरीक़ेकार जो है वो हम दोबारा यहाँ जो है वो यहाँ पर काम करते हैं कि समीशन का सिंबल यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद समीशन किसको करने जा रहे हैं, एक्स को। तो किसका, इसका जो सम है इसको निकाल ले, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसका सम आई थिंक सो बनेगा 105। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि इसका सम जो है वो कितना आ गया 105। फाइंड आउट क्या करना है आपने, अर्थमेटिक मीन ये एज इट इज़ आएगा, उसका फॉर्मूला वैसे ही आएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन वैसे ही आएंगी। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ के अंदर आ जाएगा आपके पास, उसी चीज़ के अंदर के जो है वो आपने अर्थमेटिक मीन से पहले जो है वो क्या डाल देना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। तो ये हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आ रही है समीशन एक्स, तो हमारे पास समीशन एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई है, 105 के बराबर आई है, वो आपने यहाँ पर राइट कर दिया। और उसके बाद जो है वो हमारे पास अगली जो चीज़ लिखी हुई है इसके नीचे वो लिखा हुआ है एन। तो हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या दी हुई है, ऑब्जर्वेशन पहले 6 थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो एन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आ जाएगा 5। ओके, अगला स्टेप वही है जो इससे पहले डिस्कस किया था, वी नो दैट लिखा। उसके बाद आपने सवाल उतारा, और सवाल उतारने के बाद आपने नेक्स्ट काम जो है वो क्या कर देना है, समीशन एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। समीशन एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी 105, और एन की वैल्यू हमारे को सवाल में क्या मिली थी 5। ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ लेबल की थी वहीं से लिख दी। अब आपके पास अगला काम क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 105 को आप टेबल पढ़ लें और 105 को जो है वो डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 21। यही हमारे पास आंसर है इसका। तो आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए आपको जो है वो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो था वो मैंने आपको शायद करवा दिया है, 2 4 6 8 10 12, और उसके बाद जो है वो एक और बीच में शायद क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, 17 13 19 33 और 23। अगर ये वाले सवाल की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ज़रा चेक कर लें कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 1 3 5 7 9 11 13 सारे ऑर्डर में ही लिखे हुए। तो आपने क्या काम करना है, पहला स्टेप, पहले एक वर्टिकल टेबल बनाना है, सारी ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल ले लेनी है, एक्स के इक्वल, उन तमाम को आपने क्या कर देना है, सम कर देना है। फिर उसके बाद वही आपने फार्मूले की हेडिंग डालनी है, रिक्वायर्ड डालना है, फार्मूले की हेडिंग डालनी है, फार्मूला अप्लाई करना है, और सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई मुश्किल है इसके अंदर, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो यहाँ पर डिफ़िकल्ट है। तो आप जो है ये अर्थमेटिक मीन इस लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
और आप इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो एक दफ़ा वीडियो के अंदर देख लीजिएगा, उसके बाद फिर जो है इन क्वेश्चंस को यहाँ से जो है वो स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा और इन क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई चीज़ में फंसेंगे तो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से वीडियो से जो है वो चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फिर हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वही जो हमारा जो है स्टार्ट का जो टॉपिक था उसी में से जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास पहला टॉपिक आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो कवर करेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक सो जो है वो मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन लगेंगे और हमारा ये पूरा चैप्टर इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। और उसके बाद फिर एक सेगमेंट रह जाएगा कि जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे, मॉडल पेपर के या जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो भी हम एक दिन सॉल्व कर लेंगे, और साथ साथ जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आते हैं, MCQs आते हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी के साथ साथ हम कवर कर लेंगे। तो आपको जो है ये इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQs वाले प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। The Batarian schooling system admission open. Full day schooling system 8 a.m. to 4 p.m. For more details, visit our website www.thebatarians.com.